हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 11th ऑफ सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट आईआईपी डेटा। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका अभी जो जुलाई मंथ का डेटा रिलीज हुआ है उसमें ये है कि माइनिंग और पावर सेक्टर ने अभी प्री कोविड लेवल तक फैक्ट्री आउटपुट को पहुंचाया है। तो एक बार ओवरव्यू लेंगे। दूसरा हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट एवरेज डेट। जो भी फार्म हाउस होल्ड हैं, खेती पर निर्भर जो भी परिवार हैं, उन पर अगर कर्जे की बात की जाए तो 2012-13 के कंपैरिजन में 2018-19 के टाइम पे लगभग 57% तक कर्जा बढ़ गया है। जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। बाकी जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है उन पे एक बार समरी पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डालेंगे। इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है हनी ट्रैप से रिलेटेड कि जयपुर में एक रेलवे के स्टाफ को अभी पकड़ा गया है कि वो कुछ स्पाई कर रहा था, दैट मीन्स कुछ जासूसी कर रहा था। और जब इंक्वायरी की तो पता पड़ा कि पाकिस्तानी एजेंट ने उसको ट्रैप कर लिया और उससे पूरी इंफॉर्मेशन रिवील करवा रही थी। जानेंगे पूरे मुद्दे को। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे फेलियर ऑफ इमेजिनेशन, अमेरिका के 20 साल अफगानिस्तान में और बाद में विड्रॉल करना। 2001 में जो सिचुएशन थी वैसी की वैसी सिचुएशन अभी इमर्ज होकर आई जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है फिर से अफगानिस्तान में। तो इस मुद्दे को बहुत डिटेल से हमने सुबह एडिटोरियल में देख लिया है, तो ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी जाएगी। इसके अलावा 1965 का जो बैटल था जिसमें आप देखते हो एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ इंडिया। पाकिस्तान ने अटैक किया था ये सोच के कि इंडिया 1962 में चाइना से वॉर हारा ही था, तो ऐसे में लगा पाकिस्तान को कि अभी ज़्यादा इंडिया में ताकत नहीं होगी तो हम भी एक बार अटैक कर लेते हैं और कश्मीर को हथिया लेते हैं। मुद्दा जहाँ तक पहुँचा, रिजल्ट ये था कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस जो थी वो पहुँच गई थी लाहौर में। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बोला हम लाहौर ही पहुँच रहे हैं चाय पीने के लिए, ऐसे बातचीत हो गई थी। तो उसी में मेन एक लीडर थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, उनका नाम है अब्दुल हामिद। उन्हीं के बारे में बताया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे हम जो नज़र डालेंगे उन न्यूज़ में एक तो है कि आप देख सकते हो डेयरी प्रोडक्ट को टीएमए स्कीम के तहत ले लिया गया है। टीएमए स्कीम क्या है जानेंगे। और एक जो इंश्योरेंस में श्योरिटी होती है, श्योरिटी इंश्योरेंस, उसके लिए अभी इरडाई दैट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी कुछ गाइडलाइंस इशू की है जिसमें ये बोला है कि 30% से ज़्यादा प्रोजेक्ट वैल्यू को कवर करने की ज़रूरत नहीं है श्योरिटी इंश्योरेंस कवर के तहत। जानेंगे, डेफिनेशन भी बताऊंगा और कुछ डिटेल्स भी जानेंगे। यहाँ पर DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिलेशन, उन्होंने अपनी तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी अप्लाई करने की बात की है चाइना से जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो कुछ मुद्दे हैं, जानेंगे यहाँ से। इसके अलावा बची हुई जो न्यूज़ है जैसे वर्ल्ड पेज है, स्पोर्ट्स पेज है, उनकी समरी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिटेल में। DGTR की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पूरी डिटेल न्यूज़ में सारी। फर्स्ट इज IIP, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें माइनिंग और पावर सेक्टर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया जुलाई 2021 में, जहां पर इंडस्ट्रियल आउटपुट को राइज होते हुए देखा गया 11.5% से, जबकि पिछले साल जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था इंडस्ट्रियल आउटपुट में 10.5%। देखो IIP है, इसको रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, जिसमें ये देखा जाता है कि मंथली बेसिस पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना वेरिएशन है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। इसके पीछे आपको पता ही है कि जुलाई 2020 में क्यों कॉन्ट्रैक्शन था, लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से ही वहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ और अभी थोड़ा सा भी अगर राइज हुआ है ना इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो उसके पीछे है कि जो बेस इफेक्ट है वो है लो बेस इफेक्ट के चलते, क्योंकि पिछले साल जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया तो अब की बार थोड़ा सा भी ग्रोथ अगर रजिस्टर हुई तो वो प्लस में मिल जाती है। अब देखो आपको क्या करना, IIP जो है देखो मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, तो यहाँ पर डेटा तो इतना काम का है नहीं, जस्ट बिकॉज कि अगस्त में ये डेटा चेंज हो जाएगा। अब आपके लिए टास्क है
कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेज़र करने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के इंडेक्सेस हैं उनके बारे में आप ज़रूर एक बार पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी थोड़ी पकड़ बन जाए कि हाँ ये कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर यूपीएससी सर्च कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट एवरेज डेट ऑन ऑफ फार्म हाउस होल्ड। जो खेती करने वाले परिवार हैं उनका अगर एवरेज डेट कर्जा अगर देखा जाए ना तो 57% राइज हो गया 2018 तक। पिछला जो डेट अगर बात करें तो वो 2012-13 के टाइम पे डेटा आया था। अब देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन है ना एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पे, वो देखो 57.7% से राइज हो गया है 2013 को अगर 2018 से कंपेयर करें तो 2018 में एक हाउस होल्ड के ऊपर एवरेज इंडिया लेवल पे कितना कर्जा हो चुका है 74,121 रुपीज़, जो कि 2013 में 47,000 रुपीज़ हुआ करता था 5 साल पहले। ठीक है, ये सर्वे कंडक्ट कराया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स मोस्टली जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो फाइंडिंग्स है इस सर्वे में वो है कि इस जो ये सर्वे है इसको क्या बोला जाएगा, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। इस असेसमेंट का नाम ये है। ठीक है, और ये रिलीज किसने किया असेसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब आप इसमें देखो कि जो मंथली एवरेज इनकम है हाउस होल्ड की, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो हाउस होल्ड है वो इनकम भी राइज हुई है, कर्जा तो राइज हुआ है 57.7% से एनुअल बेसिस पे, पर यहां पर हम जो मंथली बेसिस पे जो राइज देख रहे हैं वो देखें तो लगभग 10,218 रुपए एक हाउस होल्ड कमाता है। किससे, जो पेड आउट एक्सपेंसेस बेसिस पे जो अप्रोच है, इस अप्रोच को आप जरूर ध्यान रखें कि कौन सी अप्रोच यूज की जाती है इस तरीके से हाउस होल्ड की, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम चेक करने के लिए, दैट इज पेड आउट एक्सपेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है पेड आउट एक्सपेंस का, कि आपने जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किए हैं उनमें आप ये देखोगे कि जितना भी इनपुट में अकाउंट आ रहा है, दैट मीन्स मान लो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जा रही है जिसमें सीड्स की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप देख सकते हो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी इनपुट कॉस्ट है। तो जो आपके पॉकेट से लग रहा है उस पॉकेट से आपने पैसा जो लगाया है उसी लागत के बेसिस पे आप अगर कैलकुलेशन करो तो पता पड़ता है कि 2018-19 में जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में उनकी एवरेज इनकम जो है वो 10,218 रुपए कैलकुलेट हुई, जो कि 2013 में जितनी इनकम थी उसके कंपैरिजन में 59% राइज है। क्योंकि 2012-13 का जो सर्वे था ना उसमें आप देख सकते हो 6,426 रुपए पर हाउस होल्ड आ रहा था, और मेथड जो यूज हुआ दैट इज पेड आउट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये एग्रीकल्चर जो डेटा है अभी का जो 2018-19 का, इसमें देखा है कि एग्रीकल्चर ईयर जो होता है हमारे यहाँ पर देखो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये डेटा कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है, एग्रीकल्चर ईयर पे। फाइनेंशियल का मतलब तो आप जानते हो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, जबकि एग्रीकल्चर ईयर की अगर बात आए तो हमारे यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एग्रीकल्चर ईयर चल रहा है इसको हम बोलेंगे 2021-22, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से हो गई और इसका एंड कब हो जाएगा, 30 जून ऑफ 2022। ठीक है, 2022 की 30 जून तक ये एग्रीकल्चर ईयर चलेगा। ठीक है, तो सर्वे में देखो बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो आउटस्टैंडिंग लोन की अगर बात करें तो जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में ये देखो डेटा इतना आप देख, एक्यूरेट जो डेटा है काम में आएगा ना वो हम उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो उसी पे चलते हैं। फिर बात यह आ जाती है कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड किसको बोला जाएगा। तो इसमें आप देखो कि एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड उसको डिफाइन किया जाता है जो कम से कम एटलीस्ट जिस घर में एग्रीकल्चर के बेसिस पे लगभग 4,000 रुपए इनकम आती हो। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, मानो कि फील्ड क्रॉपिंग कर रहे हो, कोई खेती, कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, फॉडर क्रॉप, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी या बी कीपिंग, वर्मिकल्चर या सीरीकल्चर, इस तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से अगर किसी भी हाउस होल्ड में
4,000 रुपए, कम से कम 4,000 रुपए इनकम होती है और उस फैमिली में से कम एक मेंबर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सेल्फ एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, तब उस हाउस होल्ड को बोल दिया जाएगा एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब आप देखो इसमें कुछ माइन्यूट स्टेट वाइज डिटेल भी बताई जा रही है। अगर जुलाई और दिसंबर 2018 के डेटा की बात करें तो उसमें एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन है ना एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में, वो सबसे ज्यादा कहां पर देखा गया है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा कर्जा कहां के किसानों पर है? आंध्र प्रदेश में। कितना? 2.45 लाख। और सबसे कम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में कर्जा किसके ऊपर है? नागालैंड में, 1750 रुपए सिर्फ। ठीक है, ये सर्वे 28 स्टेट्स में हुआ है, जिसमें यह है कि लगभग 11 स्टेट्स जिनका नाम आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां पर नेशनल एवरेज जितना है कर्जे का, उससे ज्यादा कर्जा है एवरेज। ठीक है, इसके अलावा एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग लोन की अगर बात करें हर एक हाउस होल्ड के हिसाब से, तो जहां पर 2 लाख से ज्यादा कर्जा है वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो हैं 3। आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं वो, केरल के किसान हैं वो, और पंजाब के किसान हैं वो। अगर उनका एवरेज कर्जा निकाला जाए तो 2 लाख से ज्यादा है। इसी के अलावा 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर कर्जा 2 लाख से तो कम है, एवरेज हाउस होल्ड के ऊपर कर्जा। पांच ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 2 लाख से तो कम है पर 1 लाख से ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, 2013 का जो सर्वे था और 2018 का जो सर्वे था, इन दोनों में अगर देखें तो ऐसे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जहां पर आप एवरेज देखोगे ना, जो कर्जे की जो बढ़त हुई है इन 5 सालों के अंदर, तो मिनिमम तो 13.52% हुई है। एवरेज अगर देखोगे ना तो इंक्रीमेंट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में कितना हुआ है कर्जे के अंदर? ठीक है, वो हुआ है, कर्जा कितना बढ़ गया? लगभग 13.52% से। और हाईएस्ट कितना बढ़ा है? 709%। अब आप देख लो कि कितना कर्जा बढ़ चुका है। 25 स्टेट्स की अगर बात करें तो उनमें से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डेट में डिक्लाइन भी देखा गया है। मतलब 3 तो ऐसे स्टेट्स हो गए जहां पर जो डेट है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पे, एवरेज डेट, एवरेज कर्जा, वो तो देखो 2 लाख से ज़्यादा है। और 3 दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के ऊपर जो कर्जा है वो डिक्लाइन कर गया, जैसे कि तमिलनाडु में -8%, मणिपुर में -9% और अरुणाचल प्रदेश में 34%। ये भी माइनस में होना चाहिए क्योंकि डिक्लाइन करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए। तो ओवरऑल बात यह है कि किस तरीके से 3 स्टेट्स में तो डिक्लाइन कर गया, 11 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नेशनल एवरेज से ज़्यादा कर्जा है, और इसके अलावा 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 2 लाख से ज़्यादा कर्जा है लोगों पर, जो हाउस होल्ड, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एटलीस्ट 16 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कि हायर देन नेशनल एवरेज जो कर्जा है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उनमें आप देख सकते हो मिजोरम 709%, सबसे ज़्यादा कर्जा कहाँ पर बढ़ा है? मिजोरम में। ठीक है, दूसरे पे असम आ गया, फिर त्रिपुरा, सिक्किम यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता ही है कि एवरेज मंथली इनकम अगर देखें तो 2 मेथड्स पे कैलकुलेट करता है। एक तो हमने शुरुआत में बात की थी पेड आउट एक्सपेंसेस पे, और एक होता है इम्प्यूटेड एक्सपेंस पे। ठीक है, तो इनके ऊपर बेसिस कैलकुलेशन की गई, तो 2018-19 में जो डेटा था वो मिल गया। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट थे वो हमने देख ही लिए। जैसे पेड आउट वाला तो 2018 में कितना निकला? 10,218 रुपये एवरेज मंथली इनकम निकाली गई। अब इसमें कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है? जैसे यहाँ पे देखो कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम 10,218 रुपये मंथली होती है। ठीक है, तो इसमें 4,063 रुपये तो यूँ मान लो वेजेज आ गए, लेबर जो करते हैं वो। 134 रुपये मंथली उनको मिलते हैं कि ज़मीन उनको उन्होंने लीज पे ली है या लीज पे दी है उससे। फिर उसके बाद में 3,798 रुपये ये आते हैं नेट रिसिप्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे, जो भी खेती हुई इस प्रोडक्शन को बेचने से। और नेट रिसिप्ट देखें फार्मिंग एनिमल्स पे, जो एनिमल हस्बेंड्री भी पैरेलली चलती रहती है, तो वहाँ से 1,582 रुपये। और इसी तरीके से नेट रिसिप्ट नॉन फार्म बिजनेस से 641। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? एवरेज मंथली इनकम 10,218। तो ये तो हो गया पेड आउट एक्सपेंसेस के बेसिस पे। इसके अलावा दूसरे जो काम है, ठीक है, दूसरा जो मेथड है जिसको हम इम्प्यूटेड एक्सपेंस बोल रहे हैं, उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन की गई तो उसके हिसाब से 8,337 रुपये मिले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती है? इनपुट कितना लगा,
ठीक है, सीड, फर्टिलाइज़र, ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करके फिर बाद में ये देखते हो मशीन लेबर कितना लगा, एनिमल्स पे कितना खर्चा हुआ, उसको आप ऐड करते हो, चाहे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो, और उसके लिए आपने पहले ही पे कर दिया। अब आप पे कितना करोगे, जितना आपकी इनकम होती है, तो उस एस्टिमेशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, कैलकुलेशन। तो ये आप पेड आउट मेथड, एक्सपेंस मेथड और इम्प्यूटेड मेथड, इन दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। वहां पर जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट श्योरिटी इंश्योरेंस कवर लिमिट सेट एट 30% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू। बेसिकली श्योरिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि कभी भी कोई इंश्योरेंस अगर किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लिया जाए, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो रहा है और उस प्रोजेक्ट की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से उस पर, मान लो कि वो प्रोजेक्ट फेल होता है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वही तो इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस का मतलब कि अनफोर्सीन अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों का पैसा लग रहा है, उन लोगों को कुछ तो रिटर्न मिले एटलीस्ट, कि वो अपना खर्चा तो निकाल सकें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये श्योरिटी इंश्योरेंस है ना, जिसमें कि रिटर्न पैसा मिलना, मतलब वहाँ पर इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो रिटर्न पैसा देगी, तो उसको क्या किया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा है कि जी आप ये जो श्योरिटी इंश्योरेंस दे रहे हो ना, दैट मीन्स अगर प्रोजेक्ट फेल होता है और वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया जाता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर वो जो कवरेज है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट की जो वैल्यू है ना प्रोजेक्ट की, उससे 30% से ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये बर्बाद हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट करोड़ों में, अरबों में चलेंगे, और वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट फेलियर हो गया और मान लो उसमें 80% 90% इंश्योरेंस दे दिया और 80% तक क्लेम कर लिया इंश्योरेंस लेने वाली पार्टी ने, मतलब इंश्योरेंस देने वाली कंपनी ने दे दिया 80%, तो फिर वो कमा के क्या खाएंगे, ऐसे तो बर्बादी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या कर दिया कि प्रोजेक्ट वैल्यू है ना, उसका केवल 30% तक ही श्योरिटी इंश्योरेंस में आप कवर करोगे। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं श्योरिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, श्योरिटी इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो एक गारंटी देती है कि बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पे, या फिर जो भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन वहां पर मिलना चाहिए जो इंश्योरेंस लेने वाला इंडिविजुअल है वो, ठीक है, या जो भी प्रोजेक्ट है वो, तो वहां पर क्या किया जाएगा, या तो वहां पर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, मान लो कोई एबीसी, उसके बीच में, और कोई प्रोजेक्ट है XYZ, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले जो ऑनर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें क्या होगा कि जी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये अमाउंट है मान लो 500 करोड़ का, ठीक है, तो इसमें बोला हम 30% तक हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, और वो भी कौन सा, श्योरिटी इंश्योरेंस। तो मान लो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर किसी वजह से रुक गया और पैसा फंस गया है यहाँ पे, और वो पैसा निकलने के चांसेस भी नहीं है, तो ये इंश्योरेंस क्लेम करेंगे फिर कि भाई 30% तक क्लेम कर देंगे। तो ये 30% हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये मॉनेटरी वैल्यू के अंदर इनको इन्वेस्टर्स को हेल्प दे दे, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था, या फिर हो सकता है कि कुछ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस दी हुई है उनको फुलफिल कर दे। इससे क्या हो जाता है कि जो इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो या तो वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्लेम करेंगे या कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा, किसके द्वारा, जो इंश्योरर कंपनी है उसके द्वारा, जो इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं उनको, ठीक है। तो श्योरिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिशियरी को थोड़ा सा एक सिक्योरिटी देने की बात की जाती है, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर इंश्योरर के ऊपर लोड अगर ज़्यादा हो गया और इंश्योरेंस क्लेम करने की बात कर दी मान लो 50% या इससे ज़्यादा, तो ये श्योरिटी इंश्योरेंस क्या कहता है कि बिल्कुल आपको इंश्योरेंस क्लेम करते ही पैसा मिलेगा, और वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। तो फिर बाद में आप देख सकते हो कंपनियों पे कितना लोड आ जाएगा। तो बेसिकली बात क्या है, ये गाइडलाइन IRDAI ने क्यों दी है, एक तो ये कि इससे क्या होगा कि जो हाई लेवल या हाई वैल्यूड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के द्वारा, उनके लिए ये काम होगा, ठीक है। श्योरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कवर करेगा, जैसे चाहे वो रोड प्रोजेक्ट लेती हो या हाउस या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग को बनाने वाली हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, ठीक है। और इसमें जो IRDAI का एक एक्ट है, एक गाइडलाइंस है, ठीक है, वो है IRDAI, ठीक है, IRDAI श्योरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइन 2021, इसके तहत ये काम किया जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ मुद्दा था। अब देखो हम इकोनॉमी को टारगेट करके चल रहे हैं कि जी 5 ट्रिलियन जीडीपी हम बनाना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बूस्ट करनी पड़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बूस्ट करेंगे तो फिर उसके लिए आपको पता ही है कि पैसे की रिक्वायरमेंट भी होगी। अब पैसा कब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा? जब उनको ये लगेगा कि कम से कम हमारा पैसा सेफ जगह पे जा रहा है। क्योंकि हो सकता है प्रोजेक्ट, अब आप देख सकते हो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को जो कि अपनी यूटिलिटी 100% नहीं अचीव कर पाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग में शॉर्टेज हो रही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वहां पे कलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं ना कि आज तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस मैनर में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, पर अभी पता पड़ा कि शॉर्ट टर्म में उनसे पैसा निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में फिर वो इंश्योरेंस की नौबत आना शुरू हो जाती है। या फिर आप देख सकते हो कोई डिजास्टर आ जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, उसकी वजह से भी तो नौबत ही आ जाए कि प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत आ जाए। तो वहां पर फिर क्या है कि इस तरीके के प्रोविजन हमें रखने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो पैसा है प्राइवेट सेक्टर में या लोगों के हाथ में, वो पैसा फिर मार्केट में आएगा और ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, तो फिर हम इकोनॉमी का जो टारगेट लेके चल रहे हैं $5 ट्रिलियन की, वो अचीव हो पाएगी। ठीक है, तो ये श्योरिटी गारंटी है ना, ये अपने आप में हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कराने में। और ये श्योरिटी गारंटी एक लिमिट तक हो तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में क्राइसिस आ सकते हैं अगर बड़े प्रोजेक्ट फेल हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी काम की है, वो लिख लेना आप कि श्योरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उन्हीं एसेट्स को करेंगे जो एसेट्स इंडिया में हो। आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी एसेट है ना, उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं होगा श्योरिटी इंश्योरेंस में। ये आप ध्यान रखो, क्योंकि इंडियन रिजीम है, इंडिया के रूल रेगुलेशन के बेसिस पे अगर कोई प्रोजेक्ट में कुछ ऊपर नीचे मतलब होता है कुछ, तो उसको तो मैनेज करना पॉसिबल है। बट आउट ऑफ इंडिया, जैसे अफगानिस्तान में कोई प्रोजेक्ट है, जैसे पार्लियामेंट का था या सलमा डैम का है, अब वहाँ पर तालिबान आ गया तो वो प्रोजेक्ट एकदम से हॉल्ट पे आ गए। इंडिया की वहाँ पर मतलब आप देखो ज़मीन ख़त्म हो गई, वहाँ पर कदम रखने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि इंडिया को केवल उन्हीं मतलब ये जो श्योरिटी इंश्योरेंस है, ये केवल इंडिया में ही जो एसेट्स हैं उन्हीं के लिए दिया जाएगा, ना कि आउट ऑफ इंडिया वाले एसेट्स के लिए। तो ये मुद्दा था श्योरिटी इंश्योरेंस का। आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है एंटी डंपिंग से रिलेटेड। देखो, कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हैं, उन्होंने देखो चाइना से आने वाले जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है। इससे क्या होता है कि वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, डंपिंग का मतलब क्या होता है, देखो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है बहुत आगे है, और वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है और वहाँ से फिर वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना से जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे थे, वो क्या थे, बहुत ही सस्ते थे। अब सस्ते होते हैं, और हमारे यहाँ पर यूँ मान लो कि एल्यूमिनियम का एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई आप बर्तन ही खरीद रहे हो या कोई मशीन खरीद रहे हो एल्यूमिनियम से बनी हुई, तो उसकी प्राइस जो है मान लो 100 रुपये में, इंडिया की जो प्राइस है वो, और चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है मटेरियल, उसका पता पड़ा कि वो 50 रुपये में यहाँ पा रही है, तो कस्टमर्स तो किसकी तरफ जाएंगी, हमेशा 50 रुपये की तरफ अट्रैक्ट होंगी कि चाहे चाइनीज़ आइटम हो कोई नहीं, पर 50 रुपये में आ रहा है, एक बार काम तो चलेगा। तो इसमें क्या हो गया कि जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस हुआ कि नहीं। अब चाइना 50 रुपये में क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत सस्ते में, एक तो क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करता है। जैसे कि एक आइटम को बनाने में अगर 5 रुपये लगे और आपने वहीं पे उसकी जगह 1000 आइटम प्रोड्यूस किए, तो एक आइटम को आप 2 रुपये में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसको बोल दोगे आप इकोनॉमी ऑफ स्केल। दूसरा, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लगातार कोशिश अपनी तरफ से करती है कि इकोनॉमिकल पावर बनेगी तभी चाइना एक हार्ड पावर या सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होकर के आ सकता है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में ले जा करके और फ्लड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसको बोल देते हैं डंपिंग, कि ले जाकर, जैसे डंपिंग नहीं हो कचरे को डंप करके आ गए, उस तरीके से यहाँ पे सस्ते में डंप कर देते हैं अपने माल को, और उसका नुकसान देखो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होता है। तो ऐसे में फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ड्यूटी बन गई कि वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, उनके तहत क्या किया गया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर हमने ड्यूटीज लगा दी, टैक्सेस लगा दिए। इससे क्या हो जाएगा कि अब वो प्रोडक्ट इंडियन जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं की रेट के ऊपर मोर और लेस कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी मौका मिलेगा बिकने का, कि जैसे आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो 100 रुपये की जगह चलो थोड़ा सा सस्ता कर दिया, टैक्स ईजी कर दिया, 80 रुपये में कर दिया, और जो चाइना से मटेरियल आ रहा था वो 50 रुपये में आ रहा था,
उसको आपने थोड़ा सा ड्यूटी लगा दी ना, एंटी डंपिंग, वो भी मान लो आपने बढ़ा करके 80 रुपए तक कर दिया, तो अब ये कंपीट करेंगे इजीली, है कि नहीं? तो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन मिलती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज अबाउट फ्री ट्रेड स्पाइक्स, राइजिंग कंटेनर क्रंच। अभी क्या है, आपको पता है कि जो भी कंटेंट, जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं वो इन कंटेनर्स में जाते हैं, और कंटेनर्स की देखो शॉर्टेज चल रही है, तो इस चक्कर से क्या होता है, प्राइस राइज हो रही है कंटेनर्स की वजह से, ठीक है, कंटेनर्स की कमी की वजह से, ठीक है, ग्लोबल कंटेनर शॉर्टेज। तो इसमें देखो एक्सपोर्टर जो हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जो फ्री सब्सिडीज़ हैं एक तो वो प्रोवाइड करें, जिससे कि ये जो महंगाई है इसको कॉम्पनसेट कर सकें। अब टारगेट आपको पता ही है कि 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर मर्चेंडाइज की बात की जाए 2022 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इसी के लिए बात की जा रही है। बाकी तो देखो ये बताया जा रहा है कि फ्री ट्रेड्स हैं वो की पोर्ट्स में आप देखो JNPT मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहाँ पर कंटेनर्स की शॉर्टेज है। अब कंटेनर ही शॉर्टेज है तो फिर बाद में आप माल कैसे सप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगस्त 2020 से लेकर अभी तक कंटेनर की शॉर्टेज के चलते फ्री ट्रेड्स हैं वो कितनी बढ़ चुकी है, 300% तक। ये अपने आप में बहुत महंगा हो गया। अब आप देखो वही बात आ गई अभी जो हमने चाइना की जो डंपिंग वाली बात है, कि अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें हमारे माल को सस्ता करना पड़ेगा। अगर चीप माल होगा तभी तो कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा, है ना। और चाइना यही चीज़ करता है, इसीलिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ गया। और अब इंडिया जो है वो भी फोकस कर रहा है कि कैसे भी करके एक्सपोर्टर्स को हम सपोर्ट करें। इसीलिए एक्सपोर्टर्स ने ये सपोर्ट की रिक्वेस्ट भी की है कि जी आप फ्री ड्यूटी जो लगाते हो ना, थोड़ी सी वो डाउन कर दो, सब्सिडीज़ दे दो भाई हमें, इससे क्या होगा, हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, बाकी और न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। फिर हम आगे स्पोर्ट्स पेज पे, यहाँ पर US ओपन, ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम कंपटीशन है। 4 ग्रैंड स्लैम कंपटीशन होते हैं, जिसमें एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और US ओपन। तो US ओपन में पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 50 सालों में कि फाइनल्स में कंपीट करेंगी 2 टीनेजर्स। एक तो है एमा रुडोकैनु जो कि ब्रिटेन से है, और दूसरी है कनाडा की लेला फर्नांडिस। अब इनके बीच में कंपटीशन होगा, जीतेगा कौन, आज ही होने को तो कंपटीशन आज था, फाइनल कल पता पड़ जाएगा। वैसे आपको अगर अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इनमें से कौन जीतता है फाइनल। तो ये पहली बार है कि US ग्रैंड स्लैम के फाइनल में इस मॉडर्न इरा में, जब से ये शुरू हुआ है तब से अब पहली बार 2 टीनेजर्स हैं वो कंपीट करेंगी, ठीक है। ये एक थोड़ी सी बात थी, तो देखते हैं इनमें से जीतेगा कौन, टाइम बताएगा। फिलहाल तो वही है, आगे चलते हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है कि लियोनल मेसी अर्जेंटीना के, उन्होंने ब्राज़ील के पेले को क्रॉस कर दिया है। जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पहले पेले, जो कि ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं, मतलब थे, उनको अभी सरपास कर चुके हैं ये। ओके, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे वही तालिबान से रिलेटेड बातें चल रही हैं, है ना। फिर से एक बार रिज्यूम हो चुकी हैं फ़्लाइट्स, और अफ़गानिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं अपनी जान बचा करके। इधर देख सकते हो US और चाइना के बीच में बातचीत जो है वो अभी भी सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो पा रही है। इधर तालिबान चाइना से ये कहता है कि ETIM दैट मीन्स ईस्टर्न तुर्किस्तान इंसर्जेंट जो ग्रुप है ना, वो जो है अभी फ़िलहाल वहाँ से इस्लामिक मूवमेंट, ETIM है ना, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो लड़ाके हैं, बोलो उनको हमने अफ़गानिस्तान से भगा दिया है। ये तालिबान ने अश्योरेंस दी है चाइना को, क्योंकि अभी तालिबान को देखो पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और चाइना तैयार भी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सपेंड करना है ना, और पाकिस्तान इस चीज़ को पुश करने में पीछे है ही नहीं। पर बात यह है कि अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या बात होती है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में चाइना ने भी अपनी तरफ से कंसर्न्स तो रेज़ किए हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कहीं राइज ना हो जाए। पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को अगर आइसोलेट किया जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। ये देखो गीदड़ भभकियाँ आने लग गई हैं। तो मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो हमने देख ही ली है, ठीक है। बाकी आप खुद से नज़र डाल लेना, बाकी न्यूज़पेपर मैं आपको शेयर कर ही दूंगा सुबह। थैंक यू।